गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। सीड क्वालिटी इज बेस्ट इफ प्योर सीड इज more than 98%, moisture content 6 to 4%, and 60 to 70% germination। यानी सीड की क्वालिटी तब सबसे बेस्ट मानी जाती है जब सीड जो होता है पूरी तरह से प्योर रहता है, और जब सीड जो होता है वो 58% से अधिक प्योर रहता है, और सीड में मॉइस्चर की मात्रा 6 से 8% तक पाई जाती है, और सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो 60 से 70% के बीच में पाया जाता है। तो वह सीड की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कि सीड की क्वालिटी तब सबसे अच्छी मानी जाती है जब सीड 98% से अधिक प्योर रहता है, सीड में मॉइस्चर की मात्रा 6 से 8% तक पाई जाती है, तथा सीड का जो जर्मिनेशन प्रतिशत होता है वो 60 से 70% होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। हीलिंग ऑफ बर्ड यूनिफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम टिश्यू इज एग्जाम्पल पेरेन्काइमेटस सेल्स। हीलिंग ऑफ बर्ड यूनियन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम टिश्यू, यानी कैम्बियम टिश्यू के बर्ड यूनियन फॉर्मेशंस की हीलिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो पेरेन्काइमेटस सेल के नाम से जाना जाता है। फिर से हीलिंग ऑफ बर्ड यूनियन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम टिश्यू, यानी कैम्बियम टिश्यू का जो बर्ड यूनियन फॉर्मेशन होता है यह किस टिश्यू में देखने को मिलता है? तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोपगेशन ऑफ fruit crops. Differentiation of secondary xylem and phloem takes place after 36 to 40 days after budding, यानी कि 36 से 48 बडिंग के 36 से 48 दिन बाद ही सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। यानी कि बडिंग के 36 से 48 घंटे बडिंग के 36 से 48 दिन बाद ही जाइलम एंड फ्लोएम में सेकेंडरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टेक्स प्लेस आफ्टर 36 to 48 डेज आफ्टर बडिंग, यानी बडिंग के 36 से 48 दिन बाद ही सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अंडर फेवरेबल कंडीशंस बर्ड यूनियन इज कंप्लीटेड विद इन 6 to 7 वीक्स, यानी फेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत जो बर्ड का यूनियन होता है वह 6 से 7 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस यदि दे दिया जाए तो बर्ड का जो यूनियन होता है वो 6 से 7 सप्ताह में ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडोस्पर्मिक सीड। डिस्कस अबाउट इंडोस्पर्मिक सीड, यानी इंडोस्पर्मिक सीड किस किस में पाया जाता है? तो इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल होता है आपका इरिकेसी फैमिली, और दूसरे नंबर पे ओलिएसी फैमिली, यानी ओलिएसी एंड इरिकेसी फैमिली ये दोनों जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक सीड के उदाहरण होते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में क्या आता है? तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आपका मैंगो आता है, टेमराइंड आता है, जैकफ्रूट आता है, बेर आता है, एक्सेट्रा। यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड में जिसमें 3N पाया जाता है। इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब ट्रिप्लाइड या फिर 3N, जिसमें सीड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यह फैमिली आपका इरिकेसी फैमिली बिलोंग करती है, ओलिएसी फैमिली बिलोंग करती है। जबकि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है वह फ्रूट क्रॉप जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है उसके अंतर्गत आपका मैंगो आता है, टेमराइंड आता है, जैक फ्रूट्स आता है, बेर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नंबर पे आपका सेक्सुअल आता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन को ही हम सीड प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं, और फिर सीड प्रोपोगेशन को ही एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम सीड प्रोपोगेशन के नाम से और इसी को हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे पपीता, एसिड लाइम, फालसा, जामुन, मैंगोस्टीन, ये सभी जो होते हैं इन सभी में जो होता है वो सेक्सुअल या फिर सीड प्रोपोगेशन या फिर एम्फीमिक्सिस किया जाता है। फिर से पपीता में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, एसिड लाइम में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, फालसा में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, जामुन में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, मैंगोस्टीन में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, और इसके साथ ही साथ आपका करोदा में भी सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, जेट्रोफा में भी सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इपीजियल जर्मिनेशन किस किस फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? तो इपीजियल जर्मिनेशन आपका मैंगो में पाया जाता है, जैकफ्रूट में पाया जाता है, टेमराइंड्स में पाया जाता है, कैश्यू नट में पाया जाता है। नहीं कि फिर से इपीजियल जर्मिनेशन यानी जिसके हाइपोकोटाइल्स होते हैं, यानी जिसके जो कोटिलिडान्स होते हैं वो इपीजियल, हाइपोजियल यानी जिसके कोटिलिडान्स, यानी जब सीड के कोटिलिडान्स जर्मिनेशन के समय ऊपर रहते हैं तो उसी को हम इपीजियल जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैंगो में इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है, जैकफ्रूट में इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है, टेमाराइंड में इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है, कैश्यू नट में इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन, यानी कि सीड की वायबल सीड यानी कि जीवित सीड की वह अयोग्यता जो कि फेवरेबल कंडीशन से दिए जाने पर भी वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो उसी को हम सीड डोर्मेंसी कहते हैं। फिर से सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलने के कारण, यानी कि वायबल यानी कि जीवित जीव को पूरी प्रकार से फेवरेबल कंडीशंस दिए जाने के बाद भी वह सीड जर्मिनेट करने में अयोग्य रह जाता है, तो उसी को सीड डोर्मेंसी के नाम से जाना जाता है। सीड डोर्मेंसी कितने प्रकार का होता है? तो सीड डोर्मेंसी जो होता है वो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। यानी सीड डोर्मेंसी कितने प्रकार की होती है? तो सीड डोर्मेंसी निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। एक तो आपका एक्सोजेनस डोर्मेंसी होता है, दूसरा आपका एंडोजेनस डोर्मेंसी होता है, तीसरे नंबर पर आपका डबल डोर्मेंसी होता है। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनस डोर्मेंसी। एक्सोजेनस डोर्मेंसी कितने प्रकार की होती है? तो एक्सोजेनस जो डोर्मेंसी होती है 2 प्रकार की होती है। तो आपका फिजिकल होती है या फिर सीड कोट डोर्मेंसी, यानी कि फिजिकल डोर्मेंसी को हम सीड कोट डोर्मेंसी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एप्रिकॉट आता है, यानी कि फिजिकल या फिर सीड कोट डोर्मेंसी में आपका एप्रिकॉट आता है, बेर आता है, चेरी आता है, गुआवा आता है, ओलाइव आता है, पीच आता है, पीकन नट आता है, प्लम आता है, वॉलनट आता है। यानी कि फिजिकल या फिर सीड कोट डोर्मेंसी के अंतर्गत आपका एप्रिकॉट आता है, बेर आता है, चेरी आता है, गुआवा आता है, ओलाइव आता है, पीच आता है, पीकन नट आता है, प्लम आता है, वॉलनट आता है। और जबकि दूसरे नंबर पर आपका केमिकल डोर्मेंसी। केमिकल डोर्मेंसी किस फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? तो केमिकल डोर्मेंसी आपका सिट्रस में पाया जाता है, स्टोन फ्रूट्स में पाया जाता है, पीयर्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। यानी कि ग्रेप्स में, पीयर में, स्टोन फ्रूट्स में और सिट्रस में यह किस प्रकार की डोर्मेंसी पाई जाती है? तो केमिकल डोर्मेंसी पाई जाती है। दूसरे नंबर का जो डोर्मेंसी है वो आपका इंडोजीनस डोर्मेंसी। इंडोजीनस डोर्मेंसी भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका मॉर्फोलॉजिकल डोर्मेंसी होता है, इसी को हम रूडिमेंट्री एंड लाइनियर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इसी को हम रूडिमेंट्री या फिर लाइनियर एम्ब्रियो डोर्मेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपका फिजिकल डोर्मेंसी आता है, जो कि ABA के कारण होता है, और यह एप्पल में, एप्रिकॉट में, चेरी में, ग्रेप में, पी में, पियर में, पीच में, प्लम में, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। फिर से फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी जो होता है वो एब्सिसिक एसिड, जिसे हम AB हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी कि एब्सिसिक एसिड जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सूखे के सहनशील यानी सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, और यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो ABA या फिर फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है, एप्रिकॉट में पाया जाता है, चेरी में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, पियर में पाया जाता है, पीच में पाया जाता है, प्लम में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर की जो डोर्मेंसी है डबल डोर्मेंसी। डबल डोर्मेंसी किस में पाई जाती है? तो जितने भी लेग्यूम ट्रीज होते हैं, यानी कि लेग्यूमिनेसी या फिर लेग्यूमिनेसिस, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंधित जितने भी पौधे होते हैं यानी ट्री होते हैं, क्रॉप्स नहीं ट्री, वो सभी, उन सभी में जो होता है आपका डबल डोर्मेंसी पाया जाता है। नेक्स्ट है मेथड टू ब्रेक डोर्मेंसी, यानी कि डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन सा मेथड प्रयोग में लाया जाता है? तो डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए निम्नलिखित मेथड को प्रयोग में लाया जाता है। पहले नंबर पर आपका स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, दूसरे नंबर पर आपका पहले नंबर पे आपका स्कैरिफिकेशन किया जाता है, दूसरे नंबर पे आपका स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। स्कॉरिफिकेशन को स्कॉरिफिकेशन में क्या होता है, और कोई मेथड देख लेते हैं, बस यहीं बहुत सारे मेथड हैं सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। फिर से हम देख लेते हैं, तो सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए निम्नलिखित मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन सा मेथड है? तो इसके अंतर्गत आपको पता है सीड डोर्मेंसी, यानी मेथड ऑफ
मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी, यानी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो आपका स्कारिफिकेशन होता है, दूसरे नंबर पर आपका स्टेटिफिकेशन होता है। स्टेटिफिकेशंस को ही हम मॉइस्ट चिलिंग डोरमेंसी के नाम से जानते हैं, और एक मॉइस्ट चिलिंग के नाम से इसी को जाना जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे जो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे हम केमिकल का प्रयोग करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। चौथे पे हम हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। पाँचवें नंबर पे क्रायोप्रिजर्वेशन, या फिर इसी को लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, या फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि -43 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। तो क्रायोप्रिजर्वेशन के द्वारा भी डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका क्रायोप्रोटेक्टेंट्स, यानी क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के द्वारा भी डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है आपका सीड प्राइमिंग के द्वारा भी डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। तो यही निम्नलिखित जो होते हैं वो कितने प्रकार हैं, तो 7 प्रकार होते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सभी के बारे में कि कैसे किस में डोरमेंसी ब्रेक होता है। फर्स्ट आपका डोरमेंसी ब्रेकिंग मेथड जो है वो आपका स्कारिफिकेशन, यानी फर्स्ट मेथड डोरमेंसी को ब्रेक करने का कौन सा है, तो आपका स्कारिफिकेशन है। स्कारिफिकेशन में होता है क्या है, सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक परमेएबल टू वाटर एंड गैसेस, यानी कि स्कारिफिकेशन में सीड कोट को जो होता है वो सॉफ्ट बनाया जाता है, जिसके कारण उसमें वाटर और गैसेस का पहुंच हो सके। यानी फिर से सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक परमेएबल टू वाटर एंड गैसेस, यानी कि वाटर एंड गैसेस के एंट्री करने के लिए, यानी कि वाटर और गैसेस को परमेएबल बनाने के लिए जब हम सीड कोट में सॉफ्टनिंग करते हैं या फिर उसको मुलायम बनाते हैं, तो उसी को स्कारिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। स्कारिफिकेशन भी कितने प्रकार का होता है, तो स्कारिफिकेशन भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका मैकेनिकल स्कारिफिकेशन होता है, दूसरा आपका हॉट वाटर स्कारिफिकेशन होता है, तीसरे नंबर पर आपका एसिड स्कारिफिकेशन होता है। मैकेनिकल स्कारिफिकेशन किस में किया जाता है, तो मैकेनिकल स्कारिफिकेशन एक तो आपका बेर में किया जाता है, दूसरे नंबर पर वॉलनट में किया जाता है, तीसरे नंबर पर आपका पीच में किया जाता है। यानी कि बेर, वॉलनट, पीच, इन तीनों में जो होता है वो मैकेनिकल स्कारिफिकेशन किया जाता है। जबकि हॉट वाटर के द्वारा जो स्कारिफिकेशन किया जाता है वो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो हॉट वाटर का जो मैकेनिक है, यानी कि हॉट वाटर के द्वारा जो स्कारिफिकेशन किया जाता है उसमें टेम्परेचर 77 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। और हॉट वाटर के द्वारा जो स्कारिफिकेशन किया जाता है गुआवा में किया जाता है, दूसरे नंबर पर आपका स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। तीसरे नंबर का स्कारिफिकेशन क्या है, तो तीसरे नंबर का जो स्कारिफिकेशन है वो एसिड के द्वारा स्कारिफिकेशन किया जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा का प्रयोग करते हैं या फिर हाइड्रोक्लोराइक एसिड की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और किस क्रॉप में करते हैं, तो गुआवा में 3 मिनट के लिए करते हैं, बेर में 5 से 6 घंटे के लिए करते हैं। और सोडियम नाइट्रेट का, यानी कि HNO को किस नाम से जानते हैं, HNO का प्रयोग जो था वो HNO3, ठीक, नाइट्रिक एसिड कहते हैं क्या इसी को। HNO3 की का प्रयोग जो था स्ट्रॉबेरी में किया जाता है, कितनी मात्रा में, तो 0.25% मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का मेथड है जो स्ट्रेटिफिकेशन है। दूसरे नंबर का मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन, इसी को हम मॉइस्ट चिलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मॉइस्ट चिलिंग आर स्ट्रेटिफिकेशन, सीड सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर, इसमें लो टेम्परेचर के द्वारा जो होता है सीड का डोरमेंसी ब्रेक किया जाता है। यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन में लो टेम्परेचर देकर सीड का डोरमेंसी ब्रेक किया जाता है। सीड्स आर प्लेस्ड इन सैंड बॉक्स, इसमें होता क्या है कि जो फ्रूट के सीड्स होते हैं उसको सैंड बॉक्स में जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0.5 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको बंद कर दिया जाता है। कितने दिन के लिए, तो 1 से 5 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किस किस में ऐसा काम किया जाता है, तो स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है एप्पल में किया जाता है, पियर में किया जाता है, पीच में किया जाता है, एप्रिकॉट में किया जाता है, चेरी में, यानी चेरी में, एप्रिकॉट में, पीच में, पियर में और एप्पल में 1 से 5 महीने के लिए, यानी कि एप्पल के सीड को, पियर के सीड को, पीच के सीड को, एप्रिकॉट के सीड को, चेरी के सीड को 1 से 5 महीने के लिए 0.5 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सैंड बॉक्स में इसके सीड को बंद कर दिया जाता है, जिसे जो कि लो टेम्परेचर पर सीड को ब्रेक किया, सीड के डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। तो इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन या फिर मॉइस्ट चिलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रेटिफिकेशन, सीड्स प्लेस्ड इन रनिंग वाटर फॉर लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी, यानी कि सीड को जो होता है रनिंग वाटर में लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स, यानी कि इनहिबिटर्स के लीचिंग के लिए, यानी कि
इन जो इनहिबिटर्स होते हैं या फिर जो अवरोधक होते हैं, इनहिबिटर्स के लीचिंग करने के लिए, यानी इनहिबिटर्स का लीचिंग करने के लिए जो बहता हुआ पानी होता है उसी में सीड को प्लेस कर दिया जाता है या फिर उसी में सीड को डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया किस में किया जाता है? तो यह प्रक्रिया आपका ग्रेप में किया जाता है, स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। तीसरे नंबर का मेथड है यूज ऑफ केमिकल्स, यानी कि सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जो तीसरा मेथड होता है वो उसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन के तौर पर हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में? तो 0.2% मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और तो केमिकल के द्वारा किस में डोर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है? तो एक पे आपका गुआवा में किया जाता है, दूसरे नंबर पे आपका बेर में किया जाता है। जबकि थाई के द्वारा जो है किस में डोर्मेंसी ब्रेक किया जाता है? तो थाई की 5000 ppm मात्रा या फिर 0.5 से लेकर 3% मात्रा जो है पीच में एंड प्लम में, यानी प्लम एंड पीच में डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, यानी कि पीच एंड प्लम में डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए थाई की 5000 ppm मात्रा या फिर 0.5 से लेकर 3% मात्रा जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। चौथे नंबर का जो डोर्मेंसी ब्रेकिंग मेथड होता है वो आपका यूज ऑफ हार्मोन्स, यानी कि चौथे नंबर पे डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए यानी कि चौथे नंबर पे डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? तो पहला हार्मोन आपका GA3, जिसे हम जिबरेलिक एसिड की मात्रा जिबरेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी कितनी मात्रा ली जाती है? तो 100 से 500 ppm मात्रा इसका प्रयोग में लाया जाता है डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। किस में ऐसा किया जाता है? तो एप्पल में किया जाता है, चेरी में किया जाता है, पीच में किया जाता है, स्ट्रॉबेरी में किया जाता है, हेज़लनट में किया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए? तो इथाइल का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में? तो 500 से 1000 ppm मात्रा का प्रयोग करते हैं। यह गुआवा में और स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। तीसरे नंबर का हार्मोन होता है बेंजाइल एडेनिन। इसकी 10 से 20 ppm मात्रा जो होती है वो एप्पल और पीच की डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर का जो डोर्मेंसी को ब्रेक करने का मेथड होता है वो आपका क्रायोप्रिजर्वेशन होता है। इसी को हम लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा डोर्मेंसी ब्रेक करने का मेथड कहते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रयोग किया जाता है। कितना? तो -43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रायोप्रिजर्वेशन। यानी क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या क्या आता है? तो क्रायोप्रिजर्वेशन में आपका लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो -43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रयोग किया जाता है किसको? डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। एंड 6वें नंबर पे आपका क्रायोप्रोटेक्टेंट्स आता है, यानी कि डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जो 6वां मेथड होता है वो आपका क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होता है। इसमें आपका ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर से क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के रूप में हम ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसे हम DMSO के नाम से जानते हैं। एंड 7वें नंबर का जो है कौन सा मेथड है जो कि सीड की डोर्मेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सीड प्राइमिंग होता है। सीड प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? तो प्रोसीजर फॉलोड टू ओवरकम डोर्मेंसी इन फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स, यानी कि जो ताज़े तोड़े गए फल होते हैं उसमें डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जिस प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं उसी को सीड प्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रोसीजर फॉलोड टू ओवरकम डोर्मेंसी इन फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स होते हैं उसमें डोर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए जिस प्रोसीजर का हम फॉलो करते हैं उसी को सीड प्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है, यानी कि सीड प्राइमिंग के द्वारा जो सीड प्राइमिंग के द्वारा जो सीड की डोर्मेंसी ब्रेक की जाती है निम्नलिखित 4 प्रकार से की जाती है। एक तो आपका ऑस्मो कंडीशनिंग होता है, दूसरे नंबर पर आपका इन्फ्यूजन होता है, तीसरे नंबर पर आपका फ्लड ड्रिलिंग होता है एंड चौथे नंबर पर आपका सोकिंग होता है। हम बात करते हैं पहले नंबर पर ऑस्मो कंडीशनिंग। ऑस्मो कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? 20 से 30% ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे हम PEG के नाम से जानते हैं, यानी कि PEG की 20 से 30% मात्रा जो होती है वो ऑस्मो कंडीशनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका इन्फ्यूजन आता है। इसमें होता क्या है कि हार्मोन्स, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड एंड एंटीडोट्स आर इन्फ्यूज्ड इनटू द डोर्मेंट सीड थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लाइक एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के द्वारा डोर्मेंट सीड में जो भी हार्मोन्स या फिर फंजीसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर एंटीडॉट्स का जो है इन्फ्यूजन किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है
इन सभी को इन्फ्यूज किया जाता है फिर या फिर डाला जाता है, तो उसी को हम इन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं। फिर से देख लेते हैं इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है। तो हार्मोन्स हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया एंड एंटीडार्ट्स आर इन्फ्यूज्ड इनटू डोरमेंट सीड्स थ्रू ऑर्गेनिक सोल्यूशन लाइक एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन के ऑर्गेनिक सोल्यूशंस के द्वारा जब डोरमेंट सीड को इन्फ्यूज करने के लिए, डोरमेंट सीड को ब्रेक करने के लिए जिस भी हम हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं या फिर फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं या फिर एंटीडॉट्स का प्रयोग करते हैं, ये सभी इन्फ्यूजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर का मेथड है फ्लड ड्रिलिंग। तीसरे नंबर पर आपका फ्लड ड्रिलिंग आता है। सीड्स आर सस्पेंडेड इन सोडियम एल्जिनेट ग्वार गम एंड सिंथेटिक क्ले यानी कि फ्लड ड्रिलिंग जो होता है इसमें सीड्स को जो है सस्पेंड किया जाता है किसमें, तो सीड्स आर सस्पेंडेड इन सोडियम आल्जिनेट यानी कि सोडियम आल्जिनेट या फिर ग्वार के गम में या फिर सिंथेटिक क्ले में जब सीड्स को सस्पेंड किया जाता है या फिर डाल दिया जाता है तो उसी को फ्लड ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर का मेथड है सोकिंग। सीड्स इन साल्ट सोल्यूशन इज मेथड ऑफ हैलो प्राइमिंग, यानी कि सीड सोकिंग जो होता है सोकिंग ऑफ सीड्स यानी कि सोकिंग का मतलब क्या होता है। सीड्स इन साल्ट सोल्यूशन इज मेथड ऑफ हैलो प्राइमिंग, यानी कि हैलो प्राइमिंग का जो मेथड होता है वो यानी कि जब साल्ट के सोल्यूशंस में हम सीड को डालते हैं, जब साल्ट के सोल्यूशंस में सीड को डाला जाता है तो उसी को हम हैलो प्राइमिंग के नाम से जानते हैं और यह सोकिंग मेथड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग स्टोरेज, सीड स्टोरेज। अगला हेडिंग है सीड स्टोरेज। पहले नंबर पे कौन सा सीड आता है, तो ऑर्थोडॉक्स सीड आता है। दूसरे नंबर पर आपका रिकैल्सिट्रेंट सीड आता है। ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब होता है सीड्स रिमेन वाएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, यानी कि वे सीड्स जो लो टेम्परेचर पर अधिक समय के लिए जीवित रहते हैं तो उसे हम ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जानते हैं। फिर से ऑर्थोडॉक्स सीड का या फिर रूढ़िवादी बीज किसे कहते हैं, तो वह सीड जो कि लो टेम्परेचर पर अधिक समय तक जीवित रहते हैं या फिर वाएबल बने रहते हैं उसी को हम ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जानते हैं। जबकि रिकैल्सिट्रेंट सीड का मतलब होता है सीड्स डू नॉट रिमेन वाएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी कि वे बीज जो कि लो टेम्परेचर पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं और जिसकी बुआई तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद फिर फील्ड में कर दी जाती है तो उसी को हम रिकैल्सिट्रेंट सीड के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भाई ये। ऑर्थोडॉक्स सीड एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ आपका रिकैल्सिट्रेंट सीड दिया है। तो एग्जांपल के तौर पे ऑर्थोडॉक्स सीड जिसको हम अधिक समय तक लो टेम्परेचर पर, जिसके सीड को अधिक समय तक लो टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, तो इसमें आपका एप्पल आता है, बनाना आता है, बेर आता है, कस्टर्ड एप्पल आता है, डेट पाम आता है, फिग आता है, ग्रेप आता है, गुआवा आता है, लाइम आता है, लेमन्स आता है, मैंड्रिन्स आता है, मलबेरी आता है, पपीता आता है, पीच आता है, फालसा आता है, प्लम आता है, पाइनएप्पल आता है, पोमेग्रेनेट आता है, स्वीट ऑरेंज आता है। लगभग सभी प्रकार के टेम्परेट फ्रूट्स और अदर एग्जाम्पल्स के तौर पर इसमें दिया गया है। जबकि रिकैल्सिट्रेंट्स यानी कि वे सीड जिसको हम अधिक समय तक लो टेम्परेचर पर स्टोरेज नहीं रख सकते हैं तो उसी को रिकैल्सिट्रेंट सीड के नाम से जानते हैं। और या फिर वह सीड जिसकी बुआई वह सीड जिसका हार्वेस्टिंग या फिर फ्रूट से निकालने के तुरंत बाद ही जिसकी बुआई कर दी जाती है तो उसी को हम रिकैल्सिट्रेंट सीड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका एवोकाडो होता है, बारबाडोस चेरी होता है, ब्रेड फ्रूट होता है, कैरम्बोला होता है, ककोआ होता है, कोकोनट होता है, ड्यूरियन होता है, जैक फ्रूट्स होता है, लीची होता है, लोकाट होता है, मैंगो होता है, मैंगोस्टीन होता है, आलपिन होता है, पैशन फ्रूट होता है, रामबुटान होता है, रबर होता है। इन सभी क्रॉप्स का सीड तुरंत हार्वेस्ट करने के बाद, फ्रूट से निकालने के बाद तुरंत ही इसको फील्ड में लगा दिया जाता है। दूसरे नंबर का मेथड है आपका एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव या फिर क्लोनल प्रोपोगेशन, यानी कि क्लोनल प्रोपोगेशन। दूसरे नंबर का मेथड है एसेक्सुअल मेथड, इसी को हम वेजिटेटिव मेथड के नाम से जानते हैं, इसी को क्लोनल प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एसेक्सुअल वेजिटेटिव और क्लोनल प्रोपोगेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के किसी भी भाग से, यानी कि प्लांट्स के किसी भी भाग से जब हम कोई नया पौधा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर उगाते हैं तो उसी को एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव या फिर क्लोनल प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। फिर से प्लांट के किसी भी भाग से जब हम नए पौधे के तैयार कर देते हैं तो उसी को
एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर क्लोनल प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक प्रोसेस ऑफ नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ माइटोसिस, यानी बेसिक प्रोसेस ऑफ नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो आपका माइटोसिस होता है। माइटोसिस टर्म किसने दिया था? तो माइटोसिस टर्म जो होता है वो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1882 ईस्वी में दिया है। इसमें माइटोसिस में होता क्या है, तो मान लीजिए मदर के अंदर 2n है, तो जो डॉटर होते हैं इसके, यानी कि जो दोनों सन होते हैं उसमें भी 2n ही देखने को मिलता है, 2n ही देखने को मिलता है। इसीलिए इसे नॉन रिडक्शनल मेथड ऑफ माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं होता है। जैसा प्लांट जैसे मदर रहता है उसी के जस्ट समान आपका डॉटर भी रहते हैं, या फिर जो सन होते हैं वो भी रहते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पेज। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो अगले पेज पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट पेज इज रिलेटेड टू asexual propagation. Next page related, यानी next question related to asexual propagation, genetically uniform material से derived from single individual, जिसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। यानी कि आनुवंशिक रूप से जो मटेरियल्स होता है वो सिंगल इंडिविजुअल के समान ही देखने को मिलता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। फिर से क्लोन का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली यूनिफॉर्म मटेरियल से डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल से जो बने हुए यूनिफॉर्म मटेरियल होते हैं उसी को आनुवंशिक रूप से हम क्लोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डे टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड आर सेटिस्फैक्टरी फॉर रूटिंग, यानी रूटिंग के लिए जो दिन का टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, तो रूटिंग के लिए दिन का टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही संतोषजनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन रूटिंग हार्मोन्स आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, इसी को हम सिंथेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसी को हम रूटीन ऑफ कटिंग के नाम से जानते हैं। इसकी कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, तो 2500 ppm मात्रा, यानी कि इसकी 2500 ppm मात्रा जो होती है वो रूटिंग ऑफ कटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, और एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, थिकनेस ऑफ पॉलीथीन स्ट्रिप यूज्ड इन प्रोपोगेशन, यानी कि प्रोपोगेशंस में प्रयोग किए जाने वाला जो पॉलीथीन होता है उसकी मोटाई, पॉलीथीन के स्ट्रिप की मोटाई कितनी रखी जाती है, तो 100 माइक्रोन रखा जाता है। फिर से थिकनेस ऑफ पॉलीथीन स्ट्रिप यूज्ड इन प्रोपोगेशन, यानी कि प्रोपोगेशन में प्रयोग किए जाने वाले पॉलीथीन स्ट्रिप की मोटाई या फिर थिकनेस कितनी होती है, तो 100 माइक्रोन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्विक डीप मेथड द बेसल पोर्शन इज डीप्ड फ्रॉम 5 सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। इन क्विक डीप मेथड, यानी कि क्विक डीप मेथड में, यानी कि क्विक डीप मेथड में जो बेसल पोर्शन होता है, जो द बेसल पोर्शन इज डीप्ड फ्रॉम 5 सेकेंड टू 5 सेकेंड टू 2 मिनट्स, यानी कि जो क्विक डीप मेथड होता है इसमें जो बेसल पोर्शन को डीप किया जाता है, यानी कि इन क्विक डीप मेथड, यानी कि क्विक डीप मेथड्स में जो बेसल पोर्शन होता है रूटिंग ऑफ कटिंग का, इसको कितने मिनट तक, कितने ड्यूरेशन तक डिप्ड किया जाता है सॉल्यूशंस में, तो यह 5 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक उसको डिप किया जाता है, नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर हम रूटिंग ऑफ कटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहले नंबर का मेथड है कटिंग। डिस्कस अबाउट कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है, तो कटिंग भी कितने प्रकार का होता है, तो कटिंग निम्नलिखित कितने प्रकार से किया जाता है, तो देख लेते हैं कटिंग कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से, यानी कि कटिंग निम्नलिखित 5 प्रकार का होता है। फिर से कटिंग जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कटिंग निम्नलिखित 5 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका हार्डवुड कटिंग होता है, दूसरा आपका सेमी हार्डवुड कटिंग होता है, तीसरा आपका सॉफ्टवुड कटिंग होता है, इसी को हम हर्बेसियस कटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आपका रूट कटिंग होता है, एंड 5वें नंबर पर आपका लीफ बड कटिंग होता है। अब हम बात करते हैं हार्डवुड कटिंग, यानी पहले मेथड हार्डवुड कटिंग के बारे में। तो हार्डवुड कटिंग में जो कटिंग का लेंथ होता है वो 10 से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है, जिसमें कम से कम 2 बर्ड्स का होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर से हार्डवुड कटिंग का मतलब क्या होता है, तो हार्डवुड कटिंग का जो लेंथ होता है वो 10 से 45 सेंटीमीटर तक होता है, जिसमें कम से कम 2 बर्ड्स पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हार्डवुड कटिंग आपका ग्रेप में किया जाता है, फिग में किया जाता है, पोमेग्रेनेट में किया जाता है, कीवी फ्रूट्स में किया जाता है, हेज़लनट में किया जाता है,
चेस्टनट में किया जाता है, क्वींस में किया जाता है, मलबेरी में किया जाता है, पियर में किया जाता है, प्लम में किया जाता है, ओलाइव में किया जाता है एंड गूसबेरी में किया जाता है। फिर से जो हार्डवुड कटिंग होता है वो ग्रेप में किया जाता है, फिग में किया जाता है, पोमेग्रेनेट में किया जाता है, कीवी फ्रूट्स में किया जाता है, हेजलनट में किया जाता है, चेस्टनट में किया जाता है, क्वींस में किया जाता है, मलबेरी में किया जाता है, पियर में किया जाता है, प्लम में किया जाता है, ओलाइव में किया जाता है एंड गूसबेरी में किया जाता है। दूसरे नंबर का जो कटिंग मेथड है सेमी हार्डवुड कटिंग मेथड, मोस्टली यूज्ड इन एवरग्रीन फ्रूट्स एंड फ्यू फ्लावर क्रॉप्स, यानी कि जो सेमी हार्डवुड कटिंग होता है यह सर्वाधिक रूप से एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स में इसका प्रयोग करते हैं और कुछ फ्लावर्स क्रॉप्स में भी सेमी हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग किस में किया जाता है, तो गुआवा में किया जाता है, जैकफ्रूट में किया जाता है, लेमन में किया जाता है, मैंगो में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेमी हार्डवुड कटिंग, बॉटम हीट रूट टेक्निक, यानी कि बॉटम हीट रूट टेक्निक जो होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉटम हीट रूट टेक्निक का जो टेम्परेचर होता है 32 यानी 30+2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 28 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि बॉटम हीट रूट टेक्निक में जो टेम्परेचर रखा जाता है कितना रखा जाता है, जिसे हम बॉटम हीट ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि BHT, यानी बॉटम हीट ट्रीटमेंट या फिर बॉटम हीट रूट टेक्निक का जो टेम्परेचर होता है वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि 30 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम भी हो सकता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ भी सकता है। अब बॉटम हीट रूट टेक्निक किस में फॉलो किया जाता है, एक तो आपका अनोला में फॉलो किया जाता है, दूसरे नंबर पे गुआवा में फॉलो किया जाता है, तीसरे नंबर पे आपका मैंगो में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कटिंग का मेथड है सॉफ्टवुड कटिंग मेथड, या फिर इसी को हम हर्बेशियस कटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। हर्बेशियस क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, यानी कि सॉफ्टवुड या फिर हर्बेशियस कटिंग जो होता है वो सभी प्रकार के हर्बेशियस क्रॉप्स में फॉलो किया जाता है। चौथे नंबर का कटिंग है आपका रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या क्या आता है, तो रूट कटिंग ब्लैकबेरी में किया जाता है, ब्रेड फ्रूट में किया जाता है, फिग में किया जाता है, कीवी फ्रूट में किया जाता है, मलबेरी में किया जाता है, रास्पबेरी में किया जाता है, रोज में किया जाता है एंड वाइल्ड पियर में किया जाता है। यानी कि रूट कटिंग जो होता है वो आपका ब्लैकबेरी में किया जाता है, ब्रेड फ्रूट में किया जाता है, फिग में किया जाता है, कीवी फ्रूट में किया जाता है, मलबेरी में किया जाता है, रास्पबेरी में किया जाता है, रोजबेरी में किया जाता है, रोज में किया जाता है एंड वाइल्ड पियर में किया जाता है। 5वें नंबर का मेथड क्या है, तो लीफ कटिंग, यानी 5वें नंबर पे आपका लीफ बड कटिंग, यानी लीफ बड कटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे लीफ बड कटिंग ब्लैकबेरी में किया जाता है, रास्पबेरी में किया जाता है एंड लेमन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है बडिंग। दूसरा प्रोपोगेशन मेथड है बडिंग, यानी दूसरे नंबर पे जो प्रोपोगेशन मेथड आता है वो आपका बडिंग है। बडिंग के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बडिंग में क्या दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बडिंग, नॉर्मली डन इन वेन देयर इज गुड सैप फ्लो इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जब अच्छा सैप का फ्लो होता है तो उस कंडीशंस में हम नॉर्मली बडिंग की प्रक्रिया करते हैं। यानी फिर से नॉर्मली डन इन वेन देयर इज गुड सैप फ्लो इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जब सैप का यानी प्लांट्स में जब अच्छा सेप का फ्लो होता है तो उसी के कंडीशन के तौर पर सामान्यतः बडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बडिंग कितने प्रकार का होता है, तो बडिंग निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है। बडिंग जो होता है कितने देख लेते हैं, तो बडिंग निम्नलिखित बहुत प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो बडिंग कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो बडिंग जो होता है वो 10 प्रकार से, यानी बडिंग जो होता है वो निम्नलिखित 10 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा है भाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो बडिंग निम्नलिखित 10 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर का मेथड क्या है, तो पहले नंबर पे आपका आता है TR सील्ड बडिंग। TR सील्ड बडिंग पहले नंबर पे आपका क्या आता है, तो पहले नंबर पे आपका TR सील्ड बडिंग आता है। थीन बार्क, यानी कि इसमें TR सील्ड बडिंग में थीन बार्क को हटाया जाता है, यानी कि टी या फिर सील्ड बडिंग में बहुत ही पतले बार्क को हटाया जाता है। तो टी या सील्ड बडिंग किस में फॉलो किया जाता है, एक तो आपका अनोला में फॉलो किया जाता है, पीच में फॉलो किया जाता है, प्लम में फॉलो किया जाता है, रोज में फॉलो किया जाता है, स्वीट ऑरेंज में फॉलो किया जाता है, यानी कि संतरा मौसम्बी और गुलाब। संतरा मौसम्बी और गुलाब में टी या सील्ड बडिंग ही फॉलो किया जाता है। संतरा मौसम्बी और गुलाब, यानी कि ऑरेंज हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया और रोज, ये 3 तो मेन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। लेकिन अनोला में भी TR सील्ड बडिंग किया जाता है, पीच में भी TR सील्ड बडिंग किया जाता है, प्लम में भी TR सील्ड बडिंग किया जाता है। दूसरे नंबर का मेथड कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आपका मेथड आता है
इन्वर्टेड टी बडिंग यानी दूसरे नंबर का मेथड है इन्वर्टेड टी बडिंग। किसमें किया जाता है? तो वाइडली यूज्ड इन हाई रेनफॉल एरियाज, यानी कि जहाँ पर भी रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो बडिंग मेथड होता है वो आपका इन्वर्टेड टी बडिंग मेथड होता है। यह किस में फॉलो किया जाता है? तो चेस्टनट में फॉलो किया जाता है। तीसरे नंबर का आपका मेथड होता है पैच बडिंग मेथड। तीसरे नंबर पर आपका पैच बडिंग मेथड होता है जो कि सबसे ज़्यादा आप किस में किया जाता है? तो अनोला में किया जाता है, और उसके साथ ही साथ बेल में भी पैच बडिंग की क्रिया की जाती है। और अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अदर एग्जाम्पल्स में क्या आता है? तो अदर एग्जाम्पल्स में आपका अनोना आता है, आंवला आता है, बेर आता है, सिट्रस आता है, जैक फ्रूट आता है, जामुन आता है, मैंगो आता है। इन सभी में जो होता है पैच बडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिंग बडिंग, या फिर इसी को हम एनुलर बडिंग के नाम से जानते हैं। रिंग बडिंग या फिर एनुलर बडिंग किस में किया जाता है? तो रिंग बडिंग या फिर एनुलर बडिंग जो होता है वो अनोला में किया जाता है एंड पीच में किया जाता है, यानी कि रिंग या फिर एनुलर बडिंग जो होता है वो अनोला एंड पीच में किया जाता है। और पूछे जाने वाला मैक्सिमम पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो बेर में किस प्रकार का बडिंग किया जाता है? तो रिंग बडिंग जो होता है वो बेर में किया जाता है। लेकिन अदर एग्जाम्पल के तौर पे आपका अनोला और पीच में भी रिंग बडिंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट बडिंग मेथड आपका चिप बडिंग। चिप बडिंग किस में किया जाता है? चिप बडिंग जो होता है वो ग्रेप में किया जाता है। फॉर निमेटोड एंड फाइलोक्सेरा टोलरेंट रूट स्टॉक, यानी कि जो निमेटोड होता है या फिर जो फाइलोक्सेरा होता है इसके प्रति टोलरेंस होने के लिए, यानी फिर से फॉर निमेटोड एंड फाइलोक्सेरा टोलरेंट रूट स्टॉक, यानी कि फाइलोक्सेरा एंड निमेटोड के प्रति टोलरेंट रूट स्टॉक को निकालने के लिए जो है चिप बडिंग किया जाता है। किस में किया जाता है? तो ग्रेप में किया जाता है। एप्पल में भी चिप बडिंग किया जाता है, पियर में भी चिप बडिंग किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो क्वेश्चन ग्रेप से बनता है। नेक्स्ट है फॉरकट बडिंग का मतलब क्या होता है? तो फॉरकट बडिंग यानी कि 5वें नंबर का मेथड है, 6ठे नंबर का मेथड है फॉरकट बडिंग। मॉडिफिकेशन ऑफ पैच बडिंग, यानी पैच बडिंग की मॉडिफिकेशंस को ही हम फॉरकट बडिंग के नाम से जानते हैं। और फॉरकट बडिंग किस में किया जाता है? अनोला में किया जाता है, कस्टर्ड एप्पल में किया जाता है एंड जामुन के में किया जाता है। यानी फॉरकट बडिंग जो है अनोला में किया जाता है, कस्टर्ड एप्पल में किया जाता है एंड जामुन में किया जाता है। एंड 8वें नंबर का जो मेथड है वो आपका स्प्रिंग बडिंग है। स्प्रिंग बडिंग जो होता है किस में किया जाता है? तो स्प्रिंग बडिंग आपका सिट्रस क्रॉप में किया जाता है। नेक्स्ट बडिंग मेथड आपका 9वें नंबर पे क्या आता है? EFG। 7वें नंबर का हो गया 7वें नंबर का मेथड है आपका स्प्रिंग बडिंग मेथड जो कि सिट्रस में किया जाता है। 8वें नंबर पे आपका जून बडिंग मेथड आता है। यह किस में किया जाता है? तो जून बडिंग मेथड आपका एप्रिकॉट में किया जाता है, अनोला में किया जाता है, बेर में किया जाता है, चेरी में किया जाता है, पीच में किया जाता है, प्लम में किया जाता है। यानी कि जून बडिंग जो मेथड होता है किस में फॉलो किया जाता है? तो जून बडिंग जो मेथड होता है एक तो आपका एप्रिकॉट में किया जाता है, अनोला में किया जाता है, बेर में किया जाता है, चेरी में किया जाता है, पीच में किया जाता है एंड प्लम में किया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड है 9th नंबर का जो मेथड है, यानी बडिंग का जो 9वां मेथड है वो आपका फॉल बडिंग होता है। फॉल बडिंग किस में किया जाता है? मैंगो में किया जाता है, गुआवा में किया जाता है, बेर में किया जाता है, बेल में किया जाता है, जैकफ्रूट में किया जाता है, वॉलनट में किया जाता है एंड चेस्टनट में किया जाता है। 10वें नंबर का मेथड है माइक्रो बडिंग। माइक्रो बडिंग किस में फॉलो किया जाता है? तो माइक्रो बडिंग एक तो आपका सिट्रस में किया जाता है, दूसरे नंबर पर आपका कोकोआ में किया जाता है। तीसरे नंबर का प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है? तो तीसरे नंबर का प्रोपोगेशन मेथड आपका ग्रेफ्टिंग होता है, यानी कि तीसरे नंबर पे जो प्रोपोगेशन मेथड होता है आपका ग्रेफ्टिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेफ्टिंग। ग्रेफ्टिंग कैन नॉट बी अटेम्प्ड इन मोनोकाट्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कैम्बियम टिश्यू, यानी कैम्बियम टिश्यू की अनुपस्थिति के कारण, कैम्बियम टिश्यू के अनुपस्थिति के कारण ही सभी प्रकार के मोनोप्लांट्स में ग्राफ्टिंग की क्रिया अटेम्प्ट किया जाता है। फिर से ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी अटेम्प्ट इन मोनोकाट, यानी कि जितने भी मोनोकाट वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट क्रॉप हो उसमें ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इसमें कैम्बियम टिश्यू जो होता है वो पूरी तरह से अब्सेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि ग्राफ्टिंग की क्रिया जो होती है जितने भी मोनोकाट्स फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो उसमें फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें कैम्बियम टिश्यू जो होता है वो पूरी तरह से अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी जाइलम एंड पिथ, यानी कि सेकेंडरी जाइलम यानी कि प्लांट के सेकेंडरी जाइलम एंड
पीत को क्या कहा जाता है, तो वुड या फिर लकड़ी कहा जाता है। फिर से सेकेंडरी जाइलम एंड पीत को हम वुड या फिर लकड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिज फार्मेशन ड्यू टू कैलस फार्मेशन, यानी ब्रिज फार्मेशन किसके कारण होता है, तो जो ब्रिज का फार्मेशन होता है वो कैलस के फार्मेशन के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेसफुल ग्राफ्ट किसमें होता है, तो कैम्बियम टिश्यू में, यानी कि सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग किसमें पाया जाता है, तो जिसमें भी कैम्बियम टिश्यू पाया जाता है, यानी कि जिस भी क्रॉप्स में कैम्बियम टिश्यू पाया जाता है, जैसे कि डायोसियस जितने भी फ्रूट क्रॉप होते हैं उसमें कैम्बियम टिश्यू पाया जाता है, जबकि मोनोसियस यानी कि मोनोकाट वाले जितने भी फ्रूट क्रॉप होते हैं उसमें कैम्बियम टिश्यू नहीं पाया जाता। तो जिसमें कैम्बियम टिश्यू पाया जाता है उसी में ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होता है। और ब्रिज फार्मेशन जो होता है वो किस में किया जाता है, तो कैलस फार्मेशन के कारण ही ब्रिज ग्राफ्टिंग होता है। ब्रिज का फार्मेशन होता है, या ब्रिज जो होता है वो रूट स्टॉक एंड साइन सूट को आपस में मिलाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कैलस फार्मेशन फॉर ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग के लिए कैलस फार्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। फिर से ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कैलस फार्मेशन फॉर ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग में इन द ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग में कैलस फार्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 27 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैलस फार्मेशन स्टार्ट्स 1 to 7 डेज आफ्टर ग्राफ्टिंग, यानी कि ग्राफ्टिंग के 1 से 7 दिन बाद ही कैलस का फार्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर स्टॉक का यूज, यानी कि इंटर स्टॉक किस में यूज किया जाता है, तो ओवरकम इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए इंटर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। फिर से इंटर स्टॉक का यूज कहाँ पर करते हैं, तो इंटर स्टॉक का यूज जो होता है वो इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए या फिर इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए इंटर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवराइटल ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, तो इंट्रावराइटल ग्राफ्टिंग किसे कहा जाता है, तो इंट्रावराइटल ग्राफ्टिंग जो होता है आपका अल्बर्टा पीच मैंगो, फिर से एल्बर्टा पीच ऑन एल्बर्टा पीच, यानी कि जब एल्बर्टा पीच के ऊपर ही एल्बर्टा पीच का ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे इंटरवराइटल ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि इंटरवराइटल का मतलब सेम, इंटरवराइटल का मतलब होता है डिफरेंट, और मैंगो में किया जाता है। फिर से इंट्राब्राइटल ग्राफ्टिंग किस में किया जाता है, तो इंट्राब्राइटल ग्राफ्टिंग का मतलब होता है अल्बर्टा पीच ऑन अल्बर्टा पीच, यानी कि अल्बर्टा पीच के ऊपर ही जब अल्बर्टा पीच का ग्राफ्टिंग किया जाता है तो उसी को इंट्राब्राइटल ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका मैंगो में, यानी पीच एंड मैंगो दोनों में ही होता है इंट्राब्राइटल ग्राफ्टिंग जो होता है वो फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग, यानी कि जापानीज प्लम ग्राफ्टेड ऑन पीच, यानी पीच के ऊपर जब हम जापानीज प्लम का ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर जेनेरिक ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो सिट्रस स्पेसीज ऑन ट्राइफोलिएट ऑरेंज, सतगुड़ी एप्पल, सपोटा ऑन पाला। फिर से इंटर जेनरिक ग्राफ्टिंग का मतलब होता है इसमें जेनरा चेंज रहता है, यानी सिट्रस स्पेसीज ऑन ट्राइफोलिएट ऑरेंज, यानी ट्राइफोलिएट ऑरेंज के ऊपर जब हम सिट्रस यानी ट्राइफोलिएट ऑरेंज के ऊपर जब हम सिट्रस के स्पेसीज का ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को इंटर जेनरिक ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। या फिर सतगुड़ी एप्पल के ऊपर जब हम सपोटा सतगुड़ी एप्पल में भी ऐसा किया जाता है, यानी कि सिट्रस स्पेसीज ऑन ट्राइफोलिएट ऑरेंज, सतगुड़ी एप्पल, सपोटा ऑन पाला, यानी कि सिट्रस स्पेसीज की ट्राइफोलिएट यानी कि सिट्रस स्पेसीज पर जब ट्राइफोलिएट ऑरेंज का हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को हम इंटर जेनरिक ग्राफ्टिंग करते हैं। या फिर सतगुड़ी एप्पल का जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को इंटर जेनरिक ग्राफ्टिंग, या फिर सपोटा पर जब हम पाला का ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो आपका इंटर जेनरिक ग्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूट टिप ग्राफ्टिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट, यानी वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए सूट टिप ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर से वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए सूट टिप ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन, मेथड्स ऑफ किसका मेथड है भाई ये तो हो गया पूरा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलेगा क्या, तो यहाँ पर चलेगा आपका मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर चलेगा मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन। मेथड्स ऑफ
एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, यानी कि अब हेडिंग चलेगा मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। फर्स्ट है आपका इनर्चिंग। इनर्चिंग को ही एम्ब्रेसिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम अप्रोच ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी इनर्चिंग को हम एम्ब्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं, इसी को अप्रोच ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इनर्चिंग, साइन एंड स्टॉक शुड ऑफ सेम थिकनेस, यानी कि साइन एंड रूट स्टॉक दोनों की जो मोटाई होती है वो लगभग समान होनी चाहिए। यानी कि इनर्चिंग या फिर एम्ब्रेसिंग या फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग में साइन स्टॉक एंड रूट स्टॉक दोनों की जो मोटाई होती है वो एक समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट नॉर्मली फॉलोड एक्सेप्ट मैंगो सपोटा, यानी कि मैंगो सपोटा है। फिर से नॉट नॉर्मली फॉलोड एक्सेप्ट, यानी कि इनर्चिंग जो होता है वो नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता है, किसको, मैंगो एंड सपोटा को छोड़कर। यानी नॉट नॉर्मली फॉलोड एक्सेप्ट मैंगो सपोटा, यानी इनर्चिंग जो होता है किस किस में केवल फॉलो किया जाता है, तो इनर्चिंग के द्वारा जो प्रोपोगेशन किया जाता है वह मैंगो और सपोटा में किया जाता है। इन दोनों क्रॉप्स को छोड़कर किसी भी क्रॉप्स में जो इनर्चिंग होता है वो सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इनर्चिंग इफ एम्प्लॉयड टू जुवेनाइल रेजुविनेट ओल्ड डैमेज एडजंक्ट ग्राफ्टिंग, एडजुवेंट ग्राफ्टिंग, यानी कि इनर्चिंग वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर ओल्ड डैमेज जो एडजुवेंट ग्राफ्टिंग होता है उसको रिजुविनेट करने के लिए, यानी फिर से उसे तैयार करने के लिए, यानी कि इनर्चिंग वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर ख़राब हुए जो एडजुवेंट ग्राफ्टिंग होते हैं उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए या फिर उसको नया करने के लिए। दूसरे नंबर का मेथड है टंग ग्राफ्टिंग। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर का मेथड है टंग ग्राफ्टिंग। डिस्कस अबाउट टंग ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का प्रकार दिया है, यानी कि दूसरे नंबर का जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो टंग ग्राफ्टिंग है। किस में किया जाता है, तो टंग ग्राफ्टिंग आपका एप्पल में किया जाता है, पियर में किया जाता है, वॉलनट में किया जाता है। यानी टंग ग्राफ्टिंग जो होता है ये आपका एप्पल में किया जाता है, पीच में किया, पियर में किया जाता है एंड वॉलनट में किया जाता है। जबकि सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग या फिर इन सितु ग्राफ्टिंग, यानी सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग को ही हम इन सितु ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग को ही इन सितु ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्च से लेकर सितंबर महीने तक किया जाता है। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 7 महीने तक सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या फिर इन सितु ग्राफ्टिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव इन ड्राई हॉट वेदर आर लो पार्टिसिपेशन एरिया, लो पार्टिसिपेशन एरिया। फिर से यानी करने का मतलब है इफेक्टिव इन ड्राई हार्ट वेदर आर लो पार्टिसिपेशन एरिया, यानी कि जो सॉफ्ट वुड या फिर इन सितु ग्राफ्टिंग होता है या कहाँ पर प्रभावकारी होता है, तो यह ड्राई हॉट वेदर आर लो पार्टिसिपेशन एरिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यानी कि सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग या फिर इन सितु ग्राफ्टिंग जो होता है यह कहाँ पर प्रभावी होता है, तो एक तो आपका ड्राई एरिया में होता है, हॉट वेदर एरिया में होता है एंड लो पार्टिसिपेशन एरिया में बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। एवोकाडो इसके अंतर्गत आता है। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग के द्वारा किसका प्रोपोगेशन किया जाता है, तो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग के द्वारा एवोकाडो का प्रोपोगेशन किया जाता है, कैशू नट का प्रोपोगेशन किया जाता है, मैंगो में भी प्रोपोगेशन किया जाता है एंड टैमाराइंड का भी प्रोपोगेशन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या फिर इन सितु ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका टी में किया जाता है, ठीक, टी में किया जाता है। इसके बाद कैश्यू नट, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यानी कैश्यू नट एंड टी में दोनों में ही सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग किस में किया जाता है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंगो में पूछा जाता है। यानी कि इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग जो होता है वो मैंगो में किया जाता है, और इसमें जो हम साइन का प्रयोग करते हैं वो कितना पुराना होना चाहिए, तो केवल 15 दिन से कम, यानी कि 15 दिन से कम पुराना होना चाहिए, या फिर 7 से 15 दिन के बीच में होना चाहिए। किसका, तो इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग में जो हम पार्ट ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। और एपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग कहाँ से मैंगो में रिलीज किया गया था, तो कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र से। इसमें दिया भी है, यानी इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग जो होता है इसी को हम रैपिड ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम इकोनॉमिक ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम इफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैंगो के नाम से जानते हैं। यानी कि मैंगो में प्रभावकारी मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर इकोनॉमिक मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर रैपिड यानी शीघ्र मल्टीप्लिकेशंस के लिए इस इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। 2 वीक्स ओल्ड सीडलिंग इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में
2 सप्ताह पुरानी सीडलिंग का प्रयोग जो होता है मैंगो में एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर इकोनॉमिक मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 सप्ताह ओल्ड यानी कि 2 सप्ताह पुरानी शाखाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। और कहाँ से ईजाद किया गया है तो यह मैंगो में कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र से ईजाद किया गया है। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड है आपका बीनियर ग्राफ्टिंग। यह भी जो होता है मैंगो में कमर्शियल यानी मैंगो के प्रोपोगेशन का जो कमर्शियल मेथड होता है वो आपका बीनियर ग्राफ्टिंग ही होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बीनियर ग्राफ्टिंग मोस्ट आइडियल फॉर इस्टेब्लिश इन सितु ऑर्चर्ड एंड टॉप वर्किंग ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड। यानी कि सर्वाधिक आइडियल होता है यानी कि मोस्ट आइडियल फॉर इस्टेब्लिशिंग इन सितु ऑर्चर्ड यानी कि इन सितु ऑर्चर्ड में एंड ओल्ड यानी कि जो ओल्ड अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड यानी कि जो पुराने अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड होते हैं उनमें टॉप वर्किंग के लिए और इन सितु ऑर्चर्ड को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो सर्वाधिक आइडियल मेथड होता है वो आपका बीनियर ग्राफ्टिंग मेथड होता है। फिर से पुराने अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड को में टॉप वर्किंग के लिए और इन सितु ऑर्चर्ड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सर्वाधिक आइडियल रूप से प्रोपोगेशन मेथड यूज में लाया जाता है वो आपका बीनियर ग्राफ्टिंग प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट डेवलप्ड बाय लिंच इन 1941 यानी कि 1941 ईस्वी में लिंच नामक साइंटिस्ट के द्वारा बीनियर ग्राफ्टिंग को सर्वप्रथम विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट मैंगो इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड इन नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोपोगेशन जो होता है वो बीनियर ग्राफ्टिंग के मेथड से ही किया जाता है। जबकि साउथ इंडिया में जो होता है वो इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग से किया जाता है। जबकि साउथ इंडिया में किसे करते हैं तो साउथ इंडिया में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं और इनर्चिंग का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड कौन सा है तो अगला ग्राफ्टिंग मेथड है यानी नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड कौन सा है तो नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड आपका नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड है ब्रिज ग्राफ्टिंग मेथड या फिर इसी को हम रिपेयर ग्राफ्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं जो कि अब अर्ली स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। यानी कि जो शुरुआती स्प्रिंग सीजन होता है यानी स्प्रिंग सीजन का मतलब वहीं जनवरी फरवरी या फिर जो गर्मी का महीना यानी हल्का जो गर्मी होता है उसी को हम स्प्रिंग या फिर बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो बसंत ऋतु में ही यानी कि शुरुआती जो बसंत ऋतु होता है उसी में ब्रिज या फिर रिपेयर ग्राफ्टिंग कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ब्रिज या फिर रिपेयर ग्राफ्टिंग टू रिपेयर प्लांट डैमेज बाई फ्रॉस्ट रोडेंट्स एंड इंसेक्ट यानी कि फ्रॉस्ट हो चाहे रोडेंट हो या फिर इंसेक्ट के द्वारा प्लांट के डैमेज को रिपेयर करने के लिए ब्रिज या फिर रिपेयर ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यूज्ड टू सीवर डैमेज टू ट्री ट्रंक यानी ट्री ट्रंक यानी पेड़ के सूंड के डैमेज से बचाने के लिए इसका प्रयोग कहता है। फिर से ब्रिज ग्राफ्टिंग या फिर रिपेयर ग्राफ्टिंग यूज टू सेवर डैमेज ट्री ट्रंक यानी कि रूट स्टॉक के डैमेज होने से बचाने के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग किया जाता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग किसके लिए किया जाता है तो ट्री ट्रंक के डैमेज यानी कि सर्वाधिक ट्री ट्रंक के डैमेज होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड आपका क्लेफ्ट या फिर वेज ग्राफ्टिंग यानी कि क्लेफ्ट या फिर वेज ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है तो यूज्ड फॉर टॉप वर्किंग एंड रिजुविनेशन ओल्ड ऑर्चर्ड यानी कि पुराने ऑर्चर्ड को नया करने के लिए और टॉप वर्किंग के लिए सामान्यतः क्लेफ्ट या फिर वेज ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर टॉप वर्किंग एंड रिजुविनेशन ओल्ड ऑर्चर्ड यानी कि पुराने बगीचों को नया करने के लिए और टॉप वर्किंग के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला मेथड होता है वो आपका क्लेफ्ट या फिर वेज ग्राफ्टिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेज ग्राफ्टिंग या फिर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग किस में किया जाता है तो फिग में किया जाता है, ग्रेप्स में किया जाता है, हेजलनट में किया जाता है, मैंगो में किया जाता है, मैंगोस्टीन में किया जाता है, पियर में किया जाता है, पीकनट में किया जाता है, सपोटा में किया जाता है एंड वॉलनट में किया जाता है। या क्लेफ्ट या फिर वेज ग्राफ्टिंग फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ग्रेप, हेजलनट, मैंगोस्टीन, पियर, पीकनट, सपोटा एंड वॉलनट में किया जाता है। अगले नंबर का जो ग्राफ्टिंग मेथड है आपका सेडल ग्राफ्टिंग मेथड होता है। तो सेडल ग्राफ्टिंग मेथड किस में प्रयोग किया जाता है तो ये ग्रेप में किया जाता है एंड रोडोडेंड्रन में जो होता है आपका सेडल ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट है वीपीआर स्प्लाइस ग्राफ्टिंग यानी कि नेक्स्ट आपका हेडिंग है नेक्स्ट आपका ग्राफ्टिंग है वीप या फिर स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। वीप ग्राफ्टिंग को ही हम स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। यह भी आपका एप्पल में और पियर में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड कौन सा है तो नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड है आपका
डबल वर्किंग। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड कौन सा है? तो नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड है डबल वर्किंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डबल वर्किंग, बार्लेट पेयर ऑन क्वींस ड्वार्फिंग रूट स्टॉक बाय यूजिंग इंटर स्टॉक एज ओल्ड होम यानी कि पुराने घर में इंटर स्टॉक का प्रयोग करके, यानी कि बार्टलेट पेयर ऑन क्वींस ड्वार्फिंग रूट स्टॉक बाय यूजिंग इंटर स्टॉक एज ओल्ड होम यानी कि पुराने घरों में फिर से डबल वर्किंग किसमें किया जाता है? तो बार्टलेट पेयर ऑन क्वींस ड्वार्फिंग रूट स्टॉक यानी कि क्वींस के ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पर जब हम बार्टलेट पेयर का वो ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को डबल वर्किंग के नाम से जानते हैं। फिर से ड्वार्फिंग यानी क्वींस के ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पर जब हम बार्टलेट पेयर का ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसी को डबल वर्किंग के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डबल वर्किंग का प्रयोग होता है बाय यूजिंग इंटर स्टॉक यानी कि इंटर स्टॉक के प्रयोग के द्वारा यह कंप्लीट किया जाता है। एज ओल्ड होम यानी कि पुराने समय में, ओल्ड होम के रूप में इंटर स्टॉक के प्रयोग के द्वारा जब हम क्वींस के ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पर बार्टलेट पेयर को लगाते हैं तो उसी को डबल वर्किंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर स्टॉक इज यूज्ड इन डबल वर्किंग फॉर ओवरकमिंग ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि ग्राफ्ट की इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए डबल वर्किंग जो होता है प्रयोग किया जाता है इंटर स्टॉक। यानी इंटर स्टॉक का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? तो इंटर स्टॉक का प्रयोग जो होता है वो ग्राफ्ट की इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए डबल वर्किंग के रूप में इंटर स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। फिर से इंटर स्टॉक का प्रयोग जो होता है वो ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए डबल वर्किंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है आपका टॉप वर्किंग या फिर इसी को हम टॉप ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि अगला जो मेथड होता है वो आपका टॉप वर्किंग होता है या फिर टॉप ग्राफ्टिंग होता है। चेंजिंग द एस्टेब्लिशमेंट प्लांट ट्री विथ डिजायर्ड कल्टीवर्स यानी कि चेंजिंग द इस्टेब्लिशमेंट प्लांट यानी कि जो इस्टेब्लिश प्लांट है उसमें चेंज करना, या ट्री विथ डिजायर्ड कल्टीवर्स यानी कि ट्री के साथ जब हम डिजायर्ड कल्टीवर्स को चेंज करते हैं या फिर प्लांट से जब हम चेंजिंग इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उसी को हम टॉप वर्किंग के नाम से जानते हैं या फिर टॉप ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। फिर से टॉप वर्किंग का मतलब क्या होता है या फिर टॉप ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? तो चेंजिंग द इस्टेब्लिश्ड प्लांट यानी कि इस्टेब्लिश्ड प्लांट में चेंजिंग लाना, या फिर डिजायर्ड कल्टीवार के साथ ट्री में चेंजिंग लाना क्या कहलाता है? तो टॉप वर्किंग या फिर टॉप ग्राफ्टिंग कहलाता है। किसमें किया जाता है? तो टॉप वर्किंग जो होता है आपका एप्पल में किया जाता है, टॉप वर्किंग आपका मैंगो में किया जाता है, टॉप वर्किंग आपका कैश्यू नट में किया जाता है, एंड कोकून में भी आपका टॉप वर्किंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट आपका प्रोपोगेशन मेथड है लेयरिंग। चौथे नंबर का जो प्रोपोगेशन मेथड है यानी कि चौथे नंबर का जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड है वो आपका लेयरिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लेयरिंग, आइडियल टाइम क्या होता है? तो फरवरी मार्च होता है एंड जून जुलाई होता है यानी कि गर्मी का महीने में लेयरिंग किया जाता है और दूसरे नंबर पर बरसात के महीने में जो होता है वो लेयरिंग की क्रिया कंप्लीट की जाती है, जबकि ग्राफ्टिंग की क्रिया जो होती है वो स्प्रिंग वाले सीजन में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ कैम्बियम इज इसेंशियल प्रैक्टिस यानी कि जो कैम्बियम का रिमूवल होता है यह बहुत ही आवश्यक प्रैक्टिस होता है किसमें? लेयरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ रूटिंग यानी कि रूटिंग का जो भी आधार होता है इसमें क्या होता है? तो इटियोलेशन होता है यानी कि लेयरिंग में रूटिंग का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो रूटिंग का भी आधार क्या होता है? तो लेयरिंग में रूटिंग का आधार क्या होता है? तो इटियोलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इटियोलेशन मीन्स क्या होता है? तो ग्रोविंग पार्टिकुलर प्लांट्स पार्ट इन डार्कनेस आर ब्रांच इन कवर्ड इन सॉइल्स यानी कि इटियोलेशंस का मतलब क्या होता है? इटियोलेशंस का मतलब क्या होता है? प्लांट का इटियोलेशंस मीन्स ग्रोविंग पार्टिकुलर प्लांट्स पार्ट इन डार्कनेस यानी कि अंधेरे में जब कोई प्लांट का पार्ट पूरी तरह विशिष्ट रूप से उगता है तो उसी को हम इटियोलेशन के नाम से जानते हैं। फिर से अंधेरे में प्लांट का वह भाग जो अंधेरे में उगता है उसी को हम इटियोलेशन के नाम से जानते हैं। फिर से इटियोलेशन का मतलब क्या होता है? तो कोई भी प्लांट का भाग यानी प्लांट का वह भाग जो अंधेरे में उग जाता है तो उसी को हम इटियोलेशन के नाम से जानते हैं। ब्रांच इज कवर्ड इन सॉइल्स यानी इटियोलेशंस में जो प्लांट का ब्रांच होता है उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
रिलेटेड टू लेयरिंग कॉमनली यूज्ड मीडियम, यानी कि लेयरिंग में समानतः किस मीडियम का प्रयोग करते हैं, तो स्फेग्नम मास का प्रयोग करते हैं। यानी कि लेयरिंग में समानतः किस मीडियम का प्रयोग किया जाता है, तो स्फेग्नम मास का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपने भार का 3 से 4 गुना तक अधिक पानी को अपने ऊपर ले सकता है। नेक्स्ट है लेयरिंग कितने प्रकार का होता है, तो लेयरिंग भी निम्नलिखित प्रकार का होता है। यानी कि लेयरिंग भी कितने प्रकार का होता है, तो लेयरिंग भी जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक तो आपका सिंपल या फिर टंग लेयरिंग होता है, दूसरे नंबर पे आपका टिप लेयरिंग होता है, तीसरे नंबर पे आपका सरपेंटाइन या फिर कंपाउंड लेयरिंग होता है, चौथे नंबर पर ट्रेंच या फिर कंटिन्यूअस लेयरिंग होता है, पाँचवें नंबर पर माउंड या फिर स्टूलिंग होता है, छठवें नंबर पर एयर या फिर बूटी या फिर मार्कोटेज या फिर इसी को हम पॉट लेयरिंग या फिर इसी को सरकम पोर्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि पॉट लेयरिंग सरकम पोर्शन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल लेयरिंग या फिर टंग लेयरिंग किस में किया जाता है, तो सिंपल लेयरिंग या फिर टंग लेयरिंग जो होता है वो गुआवा में किया जाता है, जबकि टिप लेयरिंग जो होता है वो ब्लैकबेरी में किया जाता है। टिप लेयरिंग किस में किया जाता है, तो टिप लेयरिंग ब्लैकबेरी में किया जाता है, रास्पबेरी में किया जाता है एंड ड्यूबेरी में किया जाता है। जितने भी बेरी होते हैं उसमें टिप लेयरिंग किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका सरपेंटाइन होता है, इसी को कंपाउंड लेयरिंग के नाम से जानते हैं। तो सरपेंटाइन लेयरिंग आपका अमेरिकन ग्रेप्स में किया जाता है, मस्काडाइन ग्रेप्स में किया जाता है एंड जैस्मिनम स्पेसीज में किया जाता है। यानी कि सरपेंटाइन लेयरिंग कंपाउंड लेयरिंग जो होता है वो अमेरिकन ग्रेप्स में किया जाता है, मस्काडाइन ग्रेप्स में किया जाता है एंड जैस्मिनम की स्पेसीज में किया जाता है। चौथे नंबर का ट्रेंच या फिर कंटिन्यूअस लेयरिंग किस में किया जाता है, तो ट्रेंच या फिर कंटिन्यूअस लेयरिंग आपका एप्पल में फॉलो किया जाता है, चेरी में फॉलो किया जाता है, प्लम में फॉलो किया जाता है एंड वॉलनट में फॉलो किया जाता है। पाँचवें नंबर पर आपका माउंड लेयरिंग आता है, इसी को हम स्टूलिंग के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक जो था वो गुआवा में किया जाता है। यहाँ गुआवा में माउंड या फिर स्टूलिंग जो होता है वो सर्वाधिक रूप से गुआवा में किया जाता है। और यहाँ पर गुआवा का एग्जाम्पल ही नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है, तो रूट स्टॉक ऑफ एप्पल एंड पियर, यानी एप्पल और पियर के रूट स्टॉक में माउंड या फिर स्टूलिंग ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माउंड लेयरिंग या फिर स्टूलिंग जो होता है वो गुआवा में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है एयर या फिर गुटी या फिर मार्कोटेज या फिर पॉट लेयरिंग किस में ज़्यादा किया जाता है, तो यह आपका इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइना। यानी कि एयर लेयरिंग हो चाहे वो एयर लेयरिंग को ही हम गुटी के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम मार्कोटेज लेयरिंग के नाम से जानते हैं, इसी को हम पॉट लेयरिंग के नाम से जानते हैं, इसी को सरकम पोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। पॉट लेयरिंग सरकम पोर्शन के नाम से इसे जाना जाता है। और यह इसका इंट्रोडक्शन भारत में कहाँ से हुआ है, तो चाइना में। यानी कि एयर लेयरिंग का इंट्रोडक्शन जो था वो चाइना से हुआ है। और एयर लेयरिंग सबसे ज़्यादा जो था वो लीची में किया जाता है, गुआवा में भी किया जाता है, मैंगो में भी किया जाता है, लोंगन में भी किया जाता है, पर्सियन लाइम में भी किया जाता है एंड फाइकस में भी किया जाता है। यानी कि लीची, गुआवा, मैंगो, लोंगन, पर्सियन लाइम एंड फाइकस, इन सभी में एयर लेयरिंग या फिर मार्कोटेज लेयरिंग या फिर गुटी या फिर पॉट लेयरिंग के सरकम पोर्शन के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो 5वें नंबर का जो प्रोपोगेशन मेथड दिया है वो आपका पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा प्रोपोगेशन। तो फ्रूट डेवलप्ड पार्थेनोकार्पेलिकली स्टिल दे प्रोड्यूस वाइएबल सीड। यानी कि फ्रूट डेवलप पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फ्रूट डेवलप्ड पार्थेनोकार्पिकली स्टिल दे प्रोड्यूस वाइएबल सीड्स। यानी कि फ्रूट डेवलप पार्थेनोजेनिकली, यानी कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट पार्थेनोकार्पिकली होता है जिसमें वाइएबल सीड जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी को हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आपका मैंगोस्टीन का प्रोपोगेशन पार्थेनोजेनेसिस के रूप में किया जाता है, स्ट्रॉबेरी भी आपका पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। यानी पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत आपका मैंगोस्टीन आता है, पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत ही आपका स्ट्रॉबेरी आता है। और फ्रूट डेवलप्ड पार्थेनोजेनिकली स्टिल दे प्रोड्यूस वाइएबल सीड, यानी कि जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो पार्थेनोजेनिकली होता है पार्थेनोजेनेसिस में, और जिसमें फ्रूट जो होते हैं जिसमें प्रोड्यूस जो होता है वो वाइएबल सीड्स होता है, जिसमें आपका मैंगोस्टीन एंड स्ट्रॉबेरी है एग्जाम्पल के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है पॉलीम्ब्रियानी के द्वारा प्रोपोगेशन, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। यानी कि जब एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसी को हम पॉलीम्ब्रियानी के नाम से जानते हैं। यानी कि वह फ्रूट्स जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है उसी को हम पॉलीम्ब्रियानी के नाम से जानते हैं। पॉलीम्ब्रियानी किसमें पाया जाता है, तो पॉलीम्ब्रियानी मैंगो, सिट्रस, जामुन में पाया जाता है। सिट्रस के 3 स्पेसीज को छोड़कर, जिसमें आपका ताहिती लाइम आता है एंड पोमेलो आता है एंड सिट्रान, इन तीनों को छोड़कर सभी प्रकार के सिट्रस में पॉलीम्ब्रियानी कंडीशंस पाया जाता है। हम बात करते हैं पॉलीम्ब्रियानी के बारे में, तो डिस्कस अबाउट पॉलीम्ब्रियानी। द टर्म पॉलीम्ब्रियानी
एम्ब्रियोनी वाज कॉइन्ड बाई ब्राउ नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1859 ईस्वी में दिया गया था, यानी कि ब्राउ नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1859 ईस्वी में पॉली एम्ब्रियोनी टर्म को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लीवेनहॉक इन 1979 इन सिट्रस ऑरेंटियम। सिट्रस ऑरेंटियम यानी कि सिट्रस ऑरेंटियम यानी सिट्रस ऑरेंटियम में सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉली एम्ब्रियोनी इन मैंगो इज एपोमिक्टिक प्रोसेस इन विच मैनी मैटरनली derived embryo arise from nucleus surrounding the developing zygotic embryo। यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वो मैंगो में किस प्रकार की प्रोसेस होती है, तो पॉली एम्ब्रियोनी मैंगो में जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है ये है एक प्रकार का एपोमिक्टिक प्रोसेस होता है। इन विच मेनी मैटरनली डिराइव्ड एम्ब्रियो, जिसमें बहुत सारे मैटरनली एम्ब्रियो डिराइव होते हैं। एराइज फ्रॉम न्यूक्लियस सराउंडिंग, जो कि न्यूक्लियस सराउंडिंग से निकलते हैं। द डेवलपिंग जाइगोटिक एम्ब्रियो, जिसके अंतर्गत जाइगोटिक एम्ब्रियो का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फ्री फ्रॉम वायरस एंड सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है यह फ्री वायरस यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी दे आर फ्री फ्रॉम वायरस, यानी पॉली एम्ब्रियोनी जो सीड्स होते हैं ये वायरस के प्रति फ्री होते हैं एंड हैप्लॉइड के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी आर फ्री फ्रॉम वायरस, यानी पॉली एम्ब्रियोनी जितने भी पॉली एम्ब्रियोनी सीड होते हैं वो आपका वायरस के प्रति फ्री होते हैं। या फिर जितने भी पॉली एम्ब्रियोनी प्लांट्स होते हैं या फिर सीड्स होते हैं वो वायरस के प्रति फ्री होते हैं और यह हैप्लॉइड के सोर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस इन मैंगो, यानी पॉली एम्ब्रियोनी सर्वप्रथम कहाँ पर नोटिस किया गया था, तो मैंगो में नोटिस किया गया था। कौन कौन सी वैरायटी, तो मैंगो की ओलिर वैरायटी, कुरुक्कन वैरायटी एंड चंद्रकरण वैरायटी एंड बेलाई कोलम्बन वैरायटी। यानी कि मैंगो की निम्नलिखित 4 वैरायटी में जो है पॉली एम्ब्रियोनी सर्वप्रथम नोटिस किया गया था, जिसमें आपका ओलूर आता है, कुरुक्कन आता है, चंद्रकरण आता है एंड बेलाई कोलम्बन आता है। ठीक क्या है इसके लिए, तो इसके लिए ठीक है भोक। इसके लिए ट्रिक क्या बनाते हैं, तो इसके लिए ट्रिक है आपका भोक। भी से आपका बेलाई कोलम्बन जो कि ऑक्टाप्लाइड होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 80 हो जाएगा ऑक्टाप्लाइड का। ओलूर एंड ओ से ओलूर हो जाएगा, सी से आपका चंद्रकरण हो जाएगा, के से आपका कुरुक्कन हो जाएगा। नहीं भोक का ट्रिक यानी बेलाई कोलम्बन, ओलूर एंड चंद्रकरण एंड कुरुक्कन, ये सभी जो होते हैं मैंगो के पॉली एम्ब्रियोनी वैरायटी के रूप में जाने जाते हैं। सिट्रस में भी पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, जामुन में भी पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, इसमें के बाद महुआ में भी पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। यानी कि इसके लिए ट्रिक क्या है, तो माता की जय महुआ माता की जय। अब इसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं, महुआ माता की जय। तो महुआ में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, जामुन में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है एंड मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। मैंगो की कौन कौन सी वैरायटी में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, तो इसके लिए ट्रिक आपका VOCK, यानी कि भी से आपका बेलाई कोलम्बन हो जाएगा जो कि ऑक्टाप्लाइड होता है एंड ओ से आपका ओलूर हो जाएगा, फिर सी से आपका चंद्रकरण हो जाएगा, फिर के से आपका कुरुक्कन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी किसमें पाया जाता है, तो न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, तो एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक के बाहर डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसी को हम न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। यानी न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, तो एम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड से जब स्पोरोफाइटिक सेल जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसी को न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स ऑफ न्यूसिलस इंटीगमेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपका सिट्रस आता है, मैंगो आता है। फिर से न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाया जाता है, तो सिट्रस में पाया जाता है और मैंगो में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक के आउटसाइड में जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार की एम्ब्रियो को ही हम न्यूसिलर या फिर एडवेंटिटियस पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सिट्रस और मैंगो आता है न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी में।
7वें नंबर का ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड है आपका एपोमिक्सिस, यानी 7वें नंबर का ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड क्या है तो आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, यानी कि बीजों के द्वारा जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसी को एपोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। फिर से सीड के द्वारा जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसी को एपोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है तो इसके लिए ठीक है आईपुफा, यानी जब आईपुफा यानी एपोमिक्सिस जो होता है वो आपका एम्ब्रियो से संबंधित होता है, जबकि पार्थेनोकार्पी जो होता है आपका फ्रूट से संबंधित होता है। फिर से आईपुफा सीधे सीधे कहने का मतलब एपोमिक्सिस जो होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जबकि पार्थेनोकार्पी जो होता है वो फ्रूट के या फिर सीड के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म कॉइंड बाई हैकी इन 1893 ईस्वी में, यानी एपोमिक्सिस टर्म सर्वप्रथम किसने दिया था तो एपोमिक्सिस टर्म सर्वप्रथम हैकी नामक साइंटिस्ट ने 1893 ईस्वी में दिया था। फिर से एपोमिक्सिस टर्म सर्वप्रथम किसने दिया था तो एपोमिक्सिस टर्म जो है 1893 ईस्वी में हैकी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाई विंकलर इन 1908 ईस्वी में, लेकिन एपोमिक्सिस की खोज जो है वो विंकलर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, एपोमिक्टिक सीडलिंग्स आर ट्रू टू टाइप एंड फ्री फ्रॉम वायरसेस, यानी एपोमिक्टिक या फिर एपोमिक्सिस जो सीडलिंग्स होते हैं, यानी एपोमिक्टिक या फिर एपोमिक्सिस जो सीडलिंग्स होते हैं या ट्रू टू टाइप होता है, यानी कि जिस तरह फादर होता है उसी तरह बेटा भी होता है, तो उसी का मतलब होता है ट्रू टू टाइप, एंड यह वायरस के प्रति बिल्कुल फ्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एपोमिक्टिक स्पेसीज ऑफ एप्पल आर कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई सीड्स, यानी कि जो एपोमिक्टिक स्पेसीज ऑफ एप्पल यानी एप्पल का जो एपोमिक्टिक स्पेसीज होता है, यानी कि एप्पल का जो एपोमिक्टिक स्पेसीज होता है या व्यावसायिक रूप से इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड के द्वारा किया जाता है। फिर से एपोमिक्टिक स्पेसीज ऑफ एप्पल, यानी एप्पल का जो एपोमिक्टिक स्पेसीज होता है इसका व्यावसायिक रूप से प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एपोमिक्सिस एप्पल स्पेसीज, यानी एपोमिक्सिस एप्पल की स्पेसीज क्या आता है तो एपोमिक्सिस एप्पल की स्पेसीज के अंतर्गत आपका माइलस सिकिमेंसिस आता है, माइलस ह्यूपीहेंसिस आता है, माइलस सार्जेंटी आता है एंड माइलस टोरिंगोइड्स आता है। फिर से एपोमिक्सिस एप्पल स्पेसीज, यानी कि एप्पल की जो एपोमिक्सिस स्पेसीज होती है कौन सी होती है तो एप्पल की जो एपोमिक्सिस स्पेसीज होती है इसमें आपका माइलस सिकिमेंसिस आता है, माइलस ह्यूपीहेंसिस आता है, माइलस सार्जेंटी आता है एंड माइलस टोरिंगोइड्स आता है। नेक्स्ट है सीड बॉर्न वायरसेस सोरोसिस इन सिट्रस, यानी सीड बॉर्न वायरसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका सीड बॉर्न वायरसेस, यानी कि सीड से होने वाले कौन कौन से वायरस होते हैं, यानी सीड से उत्पन्न होने वाले वायरस कौन कौन से होते हैं तो एक तो आपका सोरोसिस इन सिट्रस, यानी सिट्रस में जो सोरोसिस होता है वो सीड बॉर्न वायरस होता है। मोजैक इन पीच में जो मोजैक होता है वो भी सीड बॉर्न वायरस होता है। चेरी एंड आलमंड, यानी चेरी एंड आलमंड, यानी सिट्रस में सोरोसिस, पीच में मोजैक, यानी कि पीच चेरी एंड आलमंड, यानी पीच चेरी आलमंड में मोजैक ये आपका सीड बॉर्न वायरस होता है, जबकि सिट्रस में सोरोसिस आपका सीड बॉर्न वायरसेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका माहेश्वरी इन 1950 ईस्वी में क्लासीफाइड एपोमिक्सिस इनटू 4 ग्रुप्स, यानी कि माहेश्वरी नामक साइंटिस्ट ने सन 1950 ईस्वी में एपोमिक्सिस के निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया था। पहले नंबर पर आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस आता है। रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल्स, यानी डिप्लॉयड एग सेल से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि डिप्लॉयड एग सेल से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसी को रिकरेंट एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आता है तो रोबस स्पेसीज आता है, रास्पबेरी आता है, माइलस स्पेसीज आता है, यानी कि रूबस स्पेसीज इसके अंतर्गत आता है, रास्पबेरी स्पेसीज आता है इसके अंतर्गत एंड माइलस स्पेसीज देखने को मिलता है किसके रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत। रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल्स, यानी डिप्लॉयड एग सेल से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसी को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो डेवलप्ड आइदर फ्रॉम हैप्लॉइड एग सेल्स आर फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो सेक्स, यानी एम्ब्रियो सेक के अन्य हैप्लॉइड सेल से या फिर हैप्लॉइड एक सेल से, यदि दोनों में से किसी के द्वारा भी जब एम्ब्रियो विकसित होता है तो उसी को हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। फिर से नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है कि एम्ब्रियो डेवलप्स आइदर फ्रॉम हैप्लॉइड से एग सेल्स आर फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट आइदर फ्रॉम हैप्लॉइड एग सेल्स आर फ्रॉम सम अदर
हैप्लाइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक के अन्य हैप्लाइड, यानी कि एम्ब्रियो सैक के कुछ अन्य हैप्लाइड सेल से या फिर हैप्लाइड एग सेल से, दोनों में से यदि किसी के द्वारा भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत आता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का जो एग्जाम्पल होता है आपका सिट्रस का स्पेसीज होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जिसे हम बल्बिल के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर का जो एपोमिक्सिस होता है आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस होता है, इसी को हम बल्बिल्स के नाम से जानते हैं। और बल्बिल्स पाया किस में जाता है, तो यह लीफ में पाया जाता है बल्बिल्स। 8वें नंबर का जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड वो कौन सा है, तो 8वें नंबर का प्रोपोगेशन मेथड आपका कैमरा होता है, इसी को हम बर्ड स्पॉट के नाम से जानते हैं, इसी को हम बर्ड म्यूटेशंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 8वें नंबर का जो 8वें नंबर का जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड, इसमें आपका कैमरा आता है, इसी को हम बर्ड स्पॉट के नाम से जानते हैं, इसी को हम बर्ड म्यूटेशंस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कैमरा, बर्ड स्पॉट्स आर बर्ड म्यूटेशन। प्लांट पार्ट कंपोज्ड ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट लेयर्स, यानी कि वह प्लांट का वह भाग जो कि डिफरेंट जेनेटिकली लेयर से बना होता है, उसी को हम कैमरा या फिर बर्ड स्पॉट्स या फिर बर्ड म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट पार्ट कंपोज्ड ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट लेयर्स, यानी कि प्लांट का वह भाग जो कि आनुवांशिक रूप से अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है, तो उसी को कैमरा या फिर बर्ड स्पॉट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका रूबी रेड ग्रेप फ्रूट, यानी रूबी रेड ग्रेप फ्रूट में क्या पाया जाता है, तो कैमरा या फिर बर्ड स्पॉट या फिर बर्ड म्यूटेशन पाया जाता है। द टर्म कैमरा पॉइंट बाई हैंस विंकलर 1907, यानी 1907 ईस्वी में हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट के द्वारा कैमरा टर्म को सर्वप्रथम कॉइंड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट वेरिएशन इन लीव्स, यानी कि लीव्स में वेरिएशंस किस में देखने को मिलता है, पत्तियों में जो वेरिएशंस होता है वो कैमरा या फिर बर्ड स्पॉट या फिर बर्ड म्यूटेशंस के कारण ही में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कैमरा, सेक्टोरियल कैमरा जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि जो सेक्टोरियल कैमरा होता है वो आपका अनस्टेबल होता है, जबकि पेरिक्लिनल कैमरा जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। यानी कि सेक्टोरियल कैमरा जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जबकि पेरिक्लाइनल कैमरा जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, यानी मोर स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि पेरिक्लिनल जो कैमरा होता है वो सर्वाधिक स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेड कलर्ड कल्टीवार ऑफ एप्पल, जिसे हम इसका स्टार्किन डिलीशियस के नाम से जानते हैं, रिचा रेड के नाम से जानते हैं, पियर थॉर्नलेस ब्लैक बेरीज, यानी कि पेरिक्लिनल कैमरा जो होता है वो मोर स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेड कलर्ड कल्टीवार ऑफ एप्पल्स, जिसमें आपका स्टार्किंग डिलीशियस आता है, रिचा रेड आता है, पियर आता है, थॉर्नलेस ब्लैक बेरी आता है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। अगला प्रोपोगेशन मेथड क्या है, तो अगला प्रोपोगेशन आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। डिस्कस अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है वायरस फ्री प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मेरिस्टेम कल्चर, यानी मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा जब हम किसी वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज बीन परफॉर्म्ड प्रिफर्ड इन बनाना, पपीता और टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि जो टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है यह किस किस फसलों में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है या फिर प्रिफर्ड किया जाता है, तो एक तो आपका बनाना में किया जाता है, जिसकी फेमस वैरायटी ग्रांड नैनी है, जिसे हम G9 के नाम से जानते हैं। एंड पपीता में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है टेम्परेट फ्रूट का, यानी सभी प्रकार के जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं उसमें टिश्यू कल्चर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट माइक्रो ग्रेफ्टिंग का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो ग्रेफ्टिंग को ही हम टी बडिंग के नाम से जानते हैं, यानी माइक्रो ग्रेफ्टिंग को ही टी बडिंग के नाम से जानते हैं। यूज्ड कमर्शियली इन सिट्रस, यानी सिट्रस में व्यावसायिक रूप से टी बडिंग या फिर माइक्रो ग्रेफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट शूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग्स आर हाईली सुइटेबल एग्जाम्पल्स फॉर द फास्टर एंड डिजीज फ्री प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स में यानी फिर से सूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग्स, यानी सूट टिप्स हो चाहे माइक्रो कटिंग्स हो, इसका यह हाईली सूटेबल होते हैं किसके, तो एक्स प्लांट्स, यानी कि सूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग्स आर हाईली सूटेबल एक्स प्लांट फॉर फास्टर एंड डिजीज फ्री प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि बहुत तेज़ी से और डिजीज फ्री ग्रेप के प्रोडक्शन के रूप में जो सर्वाधिक एक्स प्लांट सूटेबल होते हैं वो आपका सूट टिप्स या फिर माइक्रो कटिंग्स होते हैं। फिर से सूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग
कटिंग्स आर हाईली सुइटेबल एक्सप्लांट्स फॉर फास्टर एंड डिजीज फ्री प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि सूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग जो होते हैं वो हाईली सुइटेबल माने जाते हैं किस एक्सप्लांट के लिए, तो हाईली सुइटेबल एक्सप्लांट यानी कि वह सूट टिप्स एंड माइक्रो कटिंग्स यह हाईली सूटेबल एक्सप्लांट होते हैं किसके लिए, तो यह ग्रेप में डिजीज फ्री प्रोडक्शंस के लिए, यानी ग्रेप के डिजीज फ्री प्रोडक्शंस के लिए और बहुत ही तेज़ी से प्रोडक्शंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड में क्या दिया है, तो नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड में आपका स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, तो 10वें नंबर का जो प्रोपोगेशन मेथड है सकर्स के द्वारा प्रोपोगेशन मेथड, यानी सकर्स के द्वारा प्रोपोगेशन मेथड किसमें किया जाता है, तो आपको बनाना में किया जाता है। बनाना में दो प्रकार का सकर्स होता है, एक तो आपका स्वाड सकर होता है जिसका नॉर्मल वेट जो होता है वो 750 ग्राम होता है, दूसरे नंबर पर आपका वाटर सकर्स होता है जिसका वेट 350 ग्राम होता है, और वाटर जो स्वाड सकर होता है वहीं वेस्ट होता है किसके लिए, तो बनाना के प्रोपोगेशन के लिए। और सकर्स का प्रयोग जो होता है पाइनएप्पल में किया जाता है, लेकिन पाइनएप्पल में सबसे बेस्ट जो प्रोपोगेशन मटेरियल होता है, प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है आपका स्लीप होता है जिसका वजन जो होता है वो 350 ग्राम के आसपास होता है। 11वें नंबर का प्रोपोगेशन मेथड है ऑफसेट्स, यानी 11वें नंबर का प्रोपोगेशन मेथड है ऑफसेट के द्वारा प्रोपोगेशन किस में किया जाता है, तो ऑफसेट के द्वारा प्रोपोगेशन जो होता है वो डेट पाम में किया जाता है और पाइनएप्पल में किया जाता है। ऑफसेट का जो वजन होता है डेट पाम में वो 6 से लेके 12 किलोग्राम तक होता है, 6 से लेकर 12 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है 12वें नंबर का प्रोपोगेशन मेथड रनर्स या फिर स्टोलेंस, यानी रनर या फिर स्टोलेंस की तरह जो प्रोपोगेशन होता है इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो रनर या फिर स्टोलेंस की तरह जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो स्ट्रॉबेरी में किया जाता है, ऑक्जेलिस कार्निकुलेटा में किया जाता है, ब्लू बग्गल में किया जाता है जिसे हम जूगा के नाम से जानते हैं। जबकि 13वें नंबर का प्रोपोगेशन मेथड है रूट के द्वारा प्रोपोगेशन किस में किया जाता है, तो रूट के द्वारा प्रोपोगेशन ब्रेड फ्रूट में किया जाता है। 14वें नंबर पे आपका बल्ब आता है, बल्ब की तरह प्रोपोगेशन किस में किया जाता है, तो बल्ब की तरह प्रोपोगेशन जो होता है वो ओनियन में किया जाता है, ओनियन एंड गार्लिक में किया जाता है। नेक्स्ट है 13वें नंबर का 15वें नंबर का जो प्रोपोगेशन मेथड है 15वें नंबर का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड वो आपका सीडो बल्ब के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। एंड 16वें नंबर पे आपका कार्म के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, किस में किया जाता है, तो वो कार्म के द्वारा प्रोपोगेशन आपका वाटर चेस्टनट में किया जाता है, प्लस एलिफेंट फूट याम में इसी के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है, और ग्लैडियोलस में भी इसी के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है कार्म के द्वारा। एंड सैफरॉन का भी प्रोपोगेशन जो होता है वो कार्म के द्वारा ही किया जाता है। 17वें नंबर का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड होता है आपका राइजोम या फिर अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि बनाना में किया जाता है, यानी कि राइजोम के द्वारा प्रोपोगेशन या फिर अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा प्रोपोगेशन जो होता है वो बनाना में किया जाता है, और पोटैटो में भी अंडरग्राउंड स्टेम की द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। 18वें नंबर का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड होता है ट्यूबर और फिर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जो ट्यूबर या फिर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसके द्वारा प्रोपोगेशन जो होता है पोटैटो में किया जाता है। 19वें नंबर का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है स्लिप्स एंड क्राउन, यानी स्लिप्स एंड क्राउन के द्वारा प्रोपोगेशन पाइनएप्पल में किया जाता है। बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल कौन सा होता है, तो स्लिप्स एंड क्राउन जो होता है वो पाइनएप्पल का बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम यूज ऑफ रूट स्टॉक इन फ्रूट क्रॉप, यानी कि फ्रूट क्रॉप में जो जितने भी रूट स्टॉक प्रयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ रूट स्टॉक इन फ्रूट क्रॉप, यानी फ्रूट क्रॉप में जितने भी रूट स्टॉक पाए जाते हैं, यानी फ्रूट क्रॉप में जितने भी रूट स्टॉक प्रयोग में लाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन गाइज।